माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस केमिस्ट्री की एक नई इकाई को लेकर के उपस्थित हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसे हिंदी में उपसहसंयोजन यौगिक कहते हैं। तो आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है उपसहसंयोजक यौगिक। पहले आपको ये देखना होगा, आप लोगों ने देखे होंगे जो रासायनिक बंध होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजक बंध, एक आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, और तीसरा होता है हमारा उपसहसंयोजी बंध। तो आज इसी टॉपिक को लेकर विस्तार से आपको इस इकाई के अंतर्गत बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस उपसहसंयोजन यौगिक की बात कहां से शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के लास्ट में यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में धीरे धीरे इसका अध्ययन हुआ और मेन अध्ययन किया गया। क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, पैलेडियम और सिल्वर, इन तत्वों के यौगिकों का जब अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि ये यौगिक योगात्मक यौगिक बनाते हैं। कैसे यौगिक बनाते हैं? योगात्मक यौगिक बनाते हैं। ये तत्व जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये सभी तत्व हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं और ये डी ब्लॉक के तत्व योगात्मक यौगिक बनाते हैं और इन योगात्मक यौगिक को हम एडिशन कंपाउंड्स कह सकते हो। एडिशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ये बात 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमको पता चला और इन एडिशन कंपाउंड्स को जब स्टडी किया गया तो ये पता चला, और इसको वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नर। इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा योगदान है वो अल्फ्रेड बर्नर का है। उनको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बर्नर के लिए बहुत सारे उन्होंने इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे काम किया। एक थ्योरी भी दी है जिसे हम बर्नर की कोऑर्डिनेशन की थ्योरी कहते हैं। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इतना महत्वपूर्ण थ्योरी है। तो उन्होंने कहा कि ये दो प्रकार के योगात्मक यौगिक होते हैं। एक होते हैं, इनको हम डबल साल्ट कहते हैं, द्विक लवण, डबल साल्ट, द्विक लवण, डबल साल्ट। और एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम दोनों में पहले विलेज देखेंगे तब समझ पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही संक्रमण तत्वों से मिलकर के बनते हैं, लवणों से मिलकर बनते हैं। जो द्विक लवण होते हैं इसमें दो साल्ट आपस में मिले होते हैं और ये साल्ट का जो अस्तित्व होता है वो केवल ठोस और क्रिस्टल अवस्था में होता है। जलीय विलयन में द्विक लवण का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में, क्रिस्टलाइन अवस्था में ही अस्तित्व में होते हैं। जैसे ही आप उनको विलयन में डिसॉल्व करेंगे, उनका विलयन बनाएंगे, तो उनकी जो लवण है उसका लवण का अस्तित्व विलयन में जाने पर समाप्त हो जाता है। ऐसे योगात्मक यौगिक को हम डबल साल्ट कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों को हम डिस्कस कर रहे थे, हम बात करें मोहर लवण। पहला हम एग्जांपल लेते हैं मोहर साल्ट, मोहर लवण, जो कि दो लवणों से मिलकर बनता है। फेरस सल्फेट FeSO4 इनटू अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 इनटू 6H2। ये एक द्विक लवण है, इसको मोहर लवण या हम इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। ये है हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट। ये एक द्विक लवण। जब आप इसको जलीय विलयन में डालोगे तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। ये लवण, दोनों लवण अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं और इनका अगर जलीय विलयन की हम बात करें, एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने इनका लिया तो जलीय विलयन में ये आयनिक हो जाते हैं, आयोनाइज्ड, अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जलीय विलयन में आपको फेरस आयन मिलेगा, आपको सल्फेट आयन मिलेगा, आपको अमोनियम आयन मिलेगा। इसके जलीय विलयन में आप इन तीनों ही आयनों का परीक्षण कर सकते हैं।
क्या कहते हैं, डबल शॉर्ट। आपने दूसरा एग्जांपल लिया होगा, तो इसके फेरस अमोनियम सल्फेट के विलयन से आप फेरस आयरन का टेस्ट कर सकते हो, सल्फेट का टेस्ट कर सकते हो, अमोनियम का टेस्ट कर सकते हो। तीनों आयन मुक्त अवस्था में हैं और आपको उनका टेस्ट मिलेगा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप पोटास एलम, जिसको आप फिटकरी कहते हैं, या क्रोम एलम। ये भी दोनों ही युक्त लवण हैं और इनमें इनका परीक्षण मिलता है। इसके विपरीत ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे योगात्मक यौगिक हैं जो ठोस अवस्था में भी और विलयन में भी अपनी आइडेंटिटी, अपने स्थायित्व को मेंटेन करते हैं। इनमें दोनों ही अवस्थाओं में मेंटेन रहता है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं K4FeCN4 का होल 6, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये एक संकर यौगिक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड जब जलीय विलयन के अंतर्गत आयनित होता है, जब इसको आयनाइज करोगे, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, तो जलीय विलयन में जब आयनित होगा तो ये 4 पोटेशियम की आयन देता है और आयनित होकर ये फेरोसाइनाइड आयन देता है। माइनस, ये प्लस है, ये पोटेशियम आयन आया, ये फेरोसाइनाइड आयन आया। अब आप इसके अंदर अगर आप टेस्ट देखोगे तो ये आयरन का टेस्ट नहीं देगा, जबकि यहां पर आयरन है। कंपाउंड इसमें क्या होता है, जिन कंपाउंड से पहले मिलकर के बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज को ये शो नहीं करेगा। ये अपनी इस फेरोसाइनाइड टोटल आयन की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। इसके जलीय विलयन में केवल आप पोटेशियम का टेस्ट कर सकते हो, इसका टेस्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये आयनों में नहीं टूटा। ये फेरोसाइनाइड आयन अपने आप की जो प्रॉपर्टीज होगी वो टेस्ट देगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी को विलयन के अंदर भी मेंटेन रखते हैं और ठोस अवस्था में भी मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम, इनको संकर यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अगर हम कॉपर सल्फेट की क्रिया, कॉपर सल्फेट एक लवण लिया और इसकी अमोनिया से क्रिया कराई इन एक्सिस, ये अमोनिया को हमने अधिकता में ले लिया, तो यहां पर एक इन दोनों लवणों की क्रिया से संकर लवण बनता है, इसका नाम है CuNH3 का होल 4SO। ये है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अब आप समझ सकते हो इसको और अच्छी तरीके से। यहां पर 2 लवण लिए, आपने कॉपर लिया, सल्फेट लिया और अमोनियम लिया। तो ये एक लवण, ये अमोनिया, और जब आप इसके विलयन में बनाओगे तो यहां से आपको ना तो कॉपर का टेस्ट मिलेगा, कॉपर का परीक्षण नहीं मिलेगा इसके विलयन से, केवल सल्फेट आयन का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि आयनित होगा तो सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा। तो ऐसे यौगिकों को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इन यौगिकों का वर्णन देखने को मिलेगा। और आज हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस काम को किया था अल्फ्रेड बर्नर ने, जिन्हें हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। तो इनको इस थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी काम का नोबेल पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इन्होंने संकर यौगिकों की एक सिद्धांत दिया जिसे हम बर्नर की थ्योरी कहते हैं। बर्नर, WERNER एपोस्ट्रोफी, बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने जो कहा वो सुनिए। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, उन्होंने कहा कि यहां पर आप देखोगे, मैं अभी जानकारी थोड़ा सा बताता हूं, फिर डिटेल में करेंगे। इसके अंदर ये जो स्फीयर होता है, ये जो बड़ी ब्रैकेट देख रहे हो, इस स्फीयर का नाम होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये जो आप देख रहे हो Fe क्या है, Fe है यहां पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम। ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है।
इसके साथ ये आप कुछ आयंस लगे देखते हैं, इन आयनों को लिगेंड्स कहते हैं। अभी आगे डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। तो ये लिगेंड्स है। केमिस्ट्री में ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना। तो यहां पर उन्होंने कहा पहला पॉइंट कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम दो प्रकार की वैलेंसी को शो करता है। सेंट्रल मेटल एटम या आयन शोइंग द टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दो प्रकार की वैलेंसी को शो करता है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, एक प्राथमिक वैलेंसी कहलाती है, और सेकेंडरी कहलाती, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक से हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी, ध्यान से इसको देखेंगे। क्या कहा है उन्होंने? किसी भी धातु परमाणु की सहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, पहला प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी। अभी हम समझेंगे क्या होता है। दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम दोनों ही प्रकार की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। प्राइमरी को भी संतुष्ट करता है और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी संतुष्ट करता है। प्राइमरी वैलेंसीज को संतुष्ट करता है वो है एनाइंस, एनाइंस ऋणाइंस। प्राइमरी वैलेंसीज कैसे संतुष्ट होती है? एनाइंस। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं ये आपकी न्यूट्रल एटम से भी हो सकती है, न्यूट्रल एटम और आयंस, चाहे वो धनायंस हो या ऋणायंस हो, इनसे भी संतुष्ट हो सकती है। इसका मतलब जो ऋणायंस होता है वो कभी कभी दोनों प्रकार की वैलेंसीज को संतुष्ट कर सकता है, आपकी प्राइमरी वैलेंसीज को भी और सेकेंडरी वैलेंसीज को भी संतुलित करता है। ये जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं ये आयनाइज होती हैं, ये आयनिक हो जाती हैं, विलयन में अपने आयनों में टूट जाती हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं ये नॉन आयनाइज्ड होती हैं। कैसी होती है? अनआयनिक, ये विलयन के अंदर आयनिक नहीं होती है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस उदाहरण में अगर आप देखोगे ये जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, ये अगर हम स्पेस की बात करें, इन स्पेस अंतरिक्ष में, त्रिविमीय क्षेत्र में, ये सदैव सेंट्रल मेटल एटम की ओर डायरेक्टेड रहती है। इसलिए ये क्या करती हैं? ये उस क्रिस्टल की ज्योमेट्री को निर्धारित करती है। क्या बताती है? ये क्रिस्टल की ज्योमेट्री को निर्धारित करती है। कौन? सेकेंडरी वैलेंसीज। कैसे? अगर सेकेंडरी वैलेंसीज दो है, ये हम सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करें, अगर दो है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। अगर सेकेंडरी वैलेंसीज चार है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? या तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, या चार में क्या बनती है ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होगी अथवा स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर सेकेंडरी वैलेंसीज की वैल्यू 6 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये सेकेंडरी वैलेंसीज उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को निर्धारित करती है, और साथ ही ये एक और चीज बताती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, अभी आप लोग देखोगे उपसहसंयोजन संख्या, सेकेंडरी वैलेंसीज कोऑर्डिनेशन नंबर को भी निर्धारित करती है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड्स लगे होते हैं उन लिगेंड्स की संख्या को उस धातु परमाणु या आयन की उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो यही है वो सेकेंडरी वैलेंसी जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को निर्धारित करती है। प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को बताने में मदद करती है। तो इस प्रकार, और ये दोनों ही वैलेंसी सेटिस्फाइड रहती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसीज को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज को सॉलिड लाइन से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार बर्नर ने, अल्फ्रेड बर्नर ने ये थ्योरी दी जिसे हम अल्फ्रेड बर्नर की कोऑर्डिनेशन थ्योरी कहते हैं, और इस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट आगे की